Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And today, here I am continuing your chapter 3, that is nationalism in India. Till today, in the previous lectures, I explained you about that what is non-cooperation movement and how it is going on in the town area as well as in countryside. I also explained you the non-cooperation movement, that how it led by tribal societies, जिसमें हमने वी रीड अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ गुडेन हिल्स रेबल्स, दैट इज़ अलूरी सीताराम राजू. ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था. और नाउ वी विल स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्वराज इन द प्लांटेशंस. Students, I explained you that earlier that non-cooperation movement is participated by large section of the society, but every section of the society have their own goals. हर सेक्शन के अपने अपने गोल्स थे. दे लुक स्वराज इन देयर ओन वे. उनके लिए स्वराज के अपने अपने तरीके थे, अपने अपने रास्ते थे. कुछ के लिए स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस कुछ और मायने रखती थी, सम अदर्स कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और मायने रखती थी. मतलब ये कहने का कि स्वराज सबके लिए अलग अलग था. When गांधी जी started this movement, that was against the Britishers. वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, नॉट टू कॉपरेट, जो उन्होंने अपील की थी लोगों से, दैट नॉट टू कॉपरेट विद देम. उनके साथ आपने कॉपरेशन नहीं करना है, तो वो अपने आप आपको छोड़ देंगे. ठीक है, ये था गांधी जी का कहना. तो अब स्वराज सबके लिए अलग था. ट्राइबल सोसाइटीज़ क्यों लड़ रही थी? दे वॉन्ट टू बी देयर ओन राइट्स इन देयर फॉरेस्ट एरिया. वो अपने ओन राइट्स जो फॉरेस्ट एरिया में उनके पास पहले थे, प्रीवियसली दे हैव, दे वॉन्ट दैट थिंग्स. ओके, and in the countryside villagers, they are participated in this movement. They are not to cooperate with the landlords or talukdars because they have their own demands. उनकी अपनी डिमांड्स थी. ठीक है, तो अब यहाँ पर स्वराज इन प्लांटेशन क्या था? प्लांटेशंस में मीन्स लेबर वर्क, जो वर्क कर रही थी प्लांटेशन एरियाज़ में. प्लांटेशंस ऑफ ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स के प्लांटेशन एरियाज थे, वहाँ पर जो वर्क कर रही थी लेबर, वहाँ पर जो लेबर थी उसके लिए स्वराज का क्या मीनिंग था? स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट चैप्टर में द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में इंटेंजर्ड लेबर के बारे में जब बताया था, तो आपको एक चीज़ बताई थी कि बहुत सारी इंटेंजर्ड लेबर जो थी, जो कि तमिलनाडु या बिहार या जो इंडिया के साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, वहाँ से शिफ्ट हुई थी आसाम में टू वर्क इनटू प्लांटेशन एरियाज़. ठीक है, अब इंटेंजर्ड लेबर बॉन्ड के अंडर काम करती थी और कंडीशंस उनको बहुत हार्ड मिलती थी. ठीक है, तो अब वो उन कंडीशन से रिलैक्सेशन चाहते थे. प्लांटेशन ओनर्स क्या चाहते थे, सॉरी प्लांटेशन वर्कर्स क्या चाहते थे? कि वो उनको उन कंडीशन से रिलैक्सेशन मिले. चलिए, लेट्स रीड व्हाट दे वांट. वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधीज एंड द नोशन ऑफ स्वराज. वर्कर्स के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग थी महात्मा गांधी के नोशन ऑफ स्वराज की. For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed. For plantation workers in Assam, असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स काम कर रहे थे, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि साउथ इंडिया से बहुत सारे प्लांटेशन लेबर जो थी वो असम में प्लांटेशन एरियाज़ में वर्क करने के लिए शिफ्ट हुई थी. राइट नाउ, फ्रीडम meant the right to move freely and out of the confined space in which they were enclosed. What is the freedom for them? For them, freedom is right to move freely in and out of the confined space. कि वो freely उस प्लांटेशन एरिया से अंदर और बाहर जा सकें जहाँ पर उन्हें बंद किया गया था एक तरह से. एंड इट मेंट, और इसका मतलब था रिटेनिंग ए लिंक
वो अपने लिंक रख सकें कहाँ से, अपने विलेज से, अपने फैमिली से, क्योंकि प्लांटेशन एरिया में जब आ जाते थे तो उनका व्हेन दे आर एंटर्ड इन द प्लांटेशन एरिया, तो उनका अपने गांव के, अपनी फैमिली के साथ जो रिलेशन था, जो कंटेक्ट था, वो ख़त्म हो जाता था. वाई? बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट फ्रॉम दैट प्लांटेशन एरियाज. ओके, तो उनके लिए फ्रीडम क्या था कि वो अपनी प्लांटेशन एरिया से फ्रीली इन और आउट हो सके, वो अपने लिंक अपने विलेज के साथ रख सके. एंड अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission. अब 1859 में एक इनलैंड एक्ट पास किया गया था. उसके अकॉर्डिंग जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो बिना परमिशन टी गार्डन्स को लीव नहीं कर सकते थे. एंड इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और वास्तव में उन्हें ये परमिशन मिलती ही नहीं थी, बहुत कम. when they heard of non-cooperation movement, जब उन्होंने non-cooperation movement के बारे में सुना, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. बहुत सारे वर्कर्स ऐसे थे जो कि अथॉरिटीज़ की बात को ना मानकर लेफ्ट द प्लांटेशन से बाहर हो गए थे और अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए थे. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village. उनको क्या विश्वास था कि गांधी राज आएगा, गांधी जी का राज आएगा, and was everyone would be given land in their own village, और हर एक को अपनी लैंड अपने गांव में मिलेगी. They however never reached the destination. However never reached their डेस्टिनेशन, जबकि वो अपने डेस्टिनेशन पर कभी नहीं पहुंच पाते थे. डेस्टिनेशन क्या होता है? उनका जो रीचिंग प्लेस, जहाँ पर वो पहुंचना चाहते थे. कहाँ पहुंचना चाहते थे? इन देयर विलेजेस. वो वहाँ पर नहीं पहुंच पाते थे, बीच में ही उनको पकड़ लिया जाता था. एंड सरेंडर्ड ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, दे वर कॉटेड बाय द पुलिस एंड ब्रिचुअली बिटन अप. और जब उनको पकड़ लिया जाता था तो पुलिस के द्वारा उन्हें बहुत बुरी तरह मारा पीटा जाता था. तो ये थे प्लांटेशन वर्कर्स और उनकी सिचुएशंस और व्हाट दे वांट. उनके लिए फ्रीडम क्या थी? उनके लिए फ्रीडम थी फ्री मूवमेंट इन द प्लांटेशन एरियाज. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. द विजन ऑफ these movements are not defined by the Congress programs. अब इसका जो विज़न था ये कांग्रेस प्रोग्राम्स के द्वारा नहीं डिफाइन किया गया. दे इंटरप्टेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे. उनके लिए स्वराज का अपना तरीका था, अपनी मीनिंग थे. इमेजिन इट टू बी ए टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर. और उनके लिए देखो, स्वराज कांग्रेस ने कुछ नहीं बताया था, कुछ नहीं दिखाया था. ये सब कुछ उनकी अपने मन की बातें थी कि जब स्वराज आएगा, गांधी राज आएगा तो हम फ्री हो जाएंगे, हमें अपने गांव में ज़मीन मिल जाएगी. ठीक है, और उन्होंने स्वराज को अपने तरीके से इंटरप्ट किया था. ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि हाउ द प्लांटेशन वर्कर्स इंटरप्टेड द स्वराज एंड डिफाइंड द स्वराज. तो दे हैव देयर ओन वे ऑफ स्वराज. उनके अकॉर्डिंग स्वराज क्या था? व्हेन ऑल सफरिंग्स एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर. जब सारी सफरिंग्स, सारे ट्रबल्स दूर हो जाएंगे. व्हेन द ट्राइबल चेंज गांधी जी नेम, chanted गांधी जी नेम एंड रेज स्लोगन्स डिमांडिंग स्वतंत्र भारत. तब जब ट्राइबल्स गांधी जी का नाम लेकर स्वतंत्र भारत का नारा लगाते थे, दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडिया एगिटेशन. तब वो इमोशनली पूरे भारत की मास मूवमेंट के साथ रिलेट हो जाते थे. व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी और लिंक्ड देयर मूवमेंट टू द कांग्रेस, दे वर आइडेंटिफाइड विद द मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी. ठीक है, अब उनको ये फील होता था कि जो मूवमेंट है वो उनकी लोकेलिटी से बाहर भी रन हो रही है. दे हैव द फीलिंग लाइक दिस. Okay, so this is the suffrage by the plantation workers. Okay, now the next topic is towards the civil disobedience movement. अब civil disobedience movement क्या थी,
how it was started, why it was started, and under which conditions it was started. किस तरह से स्टार्ट की गई, कैसे स्टार्ट की गई, गांधी जी ने क्या सोचा और क्या किया, क्यों गांधी जी द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की गई. बट बिफोर इट हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे एग्जैक्टली कि गांधी जी, वाई गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों वापस लिया और फिर वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ क्यों गए, कब गए. ठीक है, ये है एग्जैक्टली इस टॉपिक के अंदर. चलिए, नाउ इन द February 1922, इन द ईयर 1921 के ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में जो है वो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड एंड ऑलमोस्ट हैविंग 1 ईयर, 1 साल के चलने के बाद February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. उन्होंने डिसाइड किया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ करेंगे. वाई? He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. उनको क्या फील हो रहा था कि नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट जो है वो बहुत सारे एरियाज़ में वायलेंट हो गई है और सत्याग्रहीज को अब क्या ज़रूरत है, एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है फॉर द मास स्ट्रगल, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी. तो अब उनको ये फील हो रहा था इस मास मूवमेंट के बाद कि नहीं, इनको अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये अभी भी वायलेंटिक हो जाते हैं, तो मुझे वायलेंट क्रिएट नहीं करनी है. ठीक है. नाउ विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड टू मास स्ट्रगल and wanted to participate in election to the provide councils that had been set up by the election of the provincial councils that had been set up important to by the government of India Act of 1919. देखिए, some leaders by now tired of mass struggle. गांधी जी के कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो थे वो इस मास स्ट्रगल से थक चुके थे और वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे प्रोविजनली इलेक्शंस में. बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब मैं रिपीट कर रही हूँ कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पर कुछ प्रोविनेंसेस थी जहाँ पर इलेक्शन होते थे प्रॉपर. इन्हें प्रोविनेंशियल इलेक्शंस काउंसिल्स कहते थे. एग्जैक्टली एट दैट टाइम व्हेन द ब्रिटिशर्स आर हियर, एट दैट टाइम हमारे यहाँ पर 2 तरह की स्टेट्स थी. एक तो प्रिंसली स्टेट्स थी और एक प्रोविजनल स्टेट्स थी. प्रिंसली स्टेट्स वो थी जहाँ पर अभी भी राजा थे और वो अपने तरीके से काम कर रहे थे, और प्रोविजनल स्टेट्स वो थी जहाँ पर ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल था. जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन पर ब्रिटिशर्स का फुल कंट्रोल नहीं था, बट जो प्रोविजनल स्टेट्स थी उन पर ब्रिटिशर्स का फुल कंट्रोल था और उनकी अपने इलेक्शन वहाँ पर होते थे, अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी. जैसे आज हमारे यहाँ पर होते हैं स्टेट वाइज इलेक्शन होते हैं, MLAs हम चुनते हैं. ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थे, वो प्रोविजनल काउंसिल्स थी. ठीक है, दैट हैड बीन सेटअप. अब वहाँ पर इलेक्शन होने थे और इंडियन कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, लीडर्स जो थे, दे वांट टू पार्टिसिपेटेड इन दैट इलेक्शंस एंड जो कि 1919 एक्ट के अकॉर्डिंग ये सब कुछ डिसाइड किया गया था. दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डेमोस्ट्रेट द काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक. वो उनको ये लगता था कि जब हम ब्रिटिशर्स के साथ उनके ऑफिस में बैठकर काम करेंगे तो हम उनकी पॉलिसीज़ को अपोज कर सकते हैं, उनके साथ आर्ग्यू कर सकते हैं, उनको सुधार के लिए फोर्स कर सकते हैं और उनको ये भी बता सकते हैं कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक नहीं है. अब इसमें कौन कौन से लीडर थे? CR दास, मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स. इनका गांधी जी के साथ थोड़ा डिस्पैच हो गया था. वो ये चाहते थे कि हम पार्टिसिपेट करें और गांधी जी कहते थे कि पार्टिसिपेट नहीं करना. इसलिए इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, दैट वाज स्वराज पार्टी. ठीक है, अब उन्होंने बट द यंगर लीडर
बट जो यंगर जो नए लीडर थे लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एग्जीशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। वो क्या कह रहे थे कि नहीं, हमें इनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करना है और हमें एक और बड़ी मूवमेंट चाहिए और फुल इंडिपेंडेंस, फुल स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। पहले वो हाफ स्वतंत्रता के लिए रेडी हो गए थे, बट अब वो फुल इंडिपेंडेंस के चाहते थे। अब वो हाफ के लिए कहाँ रेडी हुए थे? हाफ का मतलब क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे साथ रहेंगे और हम भी उनके साथ मिलकर काम करेंगे, ये हाफ इंडिपेंडेंस थी। बट फुल इंडिपेंडेंस में वो ये कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमें टोटली लीव कर जाएं, वी आर नॉट रेडी टू वर्क विद द ब्रिटिशर्स। ये थी फुल इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलिए। सो अब ये सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी। अब गांधी जी ने क्या किया? इन सच ए सिचुएशन अ इंटरनल डिबेट एंड डिस्टेंशन, टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s। अब दो तरह के थॉट्स वाली पॉलिटिक्स हो गई थी, एक जो ब्रिटिशर्स के साथ काम करना चाहती थी और एक जो नहीं चाहती थी और टोटली मास एग्जीशन चाहती थी और फुल इंडिपेंडेंस चाहती थी। ठीक है, अब दो तरह की जब थॉट्स बन गई, दो तरह की पॉलिटिक्स बन गई। द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, और इस बीच में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। मैंने आपको बताया था ग्रेट डिप्रेशन 1920। ठीक है, 1929 के बीच में हमें बहुत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुई थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन हमें फेस करना पड़ा था। अब बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या हो गया था? एग्रीकल्चर प्राइसेस डाउन हो गए थे, ब्रिटिशर्स की फार्मर्स की फसलें बिल्कुल ही कलैप्स हो गई थी, उनके पास प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई थी। 1926 टू 1930 के बीच में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा रही। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, पीजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। अब किसानों के लिए और मुश्किल हो गया था, जब वो अपनी फसल को ही नहीं बेच पा रहे थे तो वो टैक्स कैसे देते? अब इस बीच में बाय द 1930s द कंट्री साइड वॉज इन ट्रिमर। 1930 में आते आते कंट्री साइड में और प्रॉब्लम हो गई, गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई, जो पॉवर्टी थी वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, एंड अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन continued a statutory commission under Sir John Simon set up in response to the nationalist movement। चलिए बच्चे, आज अब तक बस इतना ही है, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगी फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। चलिए, अभी तक मैंने आपको स्वराज इन प्लांटेशन बताया और ये बताया कि जब गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब वापस लेने का निर्णय लिया, उसका कारण एक तो था कि जो इंडियन लीडर्स थे दे वांट टू पार्टिसिपेटेड इनटू द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब दूसरे रीजंस क्या थे वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।